हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं पेशे के हिसाब से डॉक्टर था और मैं कोई बड़े पैमाने पर क्लिनिक नहीं चला रहा था। मेरा क्लिनिक एक गली मोहल्ले में ही मौजूद था। आज थोड़ा ज़्यादा ही वक्त हो गया था, वरना मैं रात के 11 बजे तक घर वापस लौट जाता था। लेकिन आज रात के 12 बज चुके थे और मुझे इतना टाइम तक बाहर रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं फौरन ही बाकी मरीज को देखकर उठा और क्लिनिक बंद करके जैसे ही बाहर आने लगा तो सामने एक बहुत ही हसीन लड़की खड़ी थी। मैं वैसे तो डॉक्टर था, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं लड़कियों के मामले में यकदम ही पिघल जाता था। मुझे औरतें बहुत ज़्यादा ही अपनी जानिब मतवज्जो करती थी। मैं भी देखने में बहुत ज़्यादा हसीन इंसान था। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और लड़कियां मेरी जानिब जल्द ही माइल हो जाती थी। लेकिन आज मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि वो लड़की दिखने में भी बहुत ज़्यादा ही हसीन थी। वो यकदम मेरे पास आई और चारों जानिब निगाहें घुमाते हुए बोलने लगी, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसकी जानिब देखा और सर हस्बात में हिलाते हुए कहने लगा, जी बोलिए, आपको क्या बात करनी है। मैं बहुत अदब से बात कर रहा था, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था और मेरा दिल भी अब उसको देखकर ख़राब सा हो रहा था। मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हो रहा था। वो लड़की कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं कोई आम बात नहीं करने वाली हूँ, ये मेरी इज़्ज़त से मुतल्लिक बात है। मैंने उस लड़की को इत्मीनान में दिलाया कि आपकी इज़्ज़त बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही ये बात कहीं आगे पीछे होगी। आप मुतमईन होकर अपना मसला बताएं। मुझे 12 बज चुके थे। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन न जाने ऐसी क्या कुव्वत थी जो मुझे वहां पर रोके हुए थी। वो लड़की मजीद मेरे करीब हुई और राजदाराना अंदाज में कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छाई की बातें सुनी हैं। आप कई लोगों का मुफ्त इलाज भी कर देते हैं। मैं आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मेरी शादी है, असल में कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, लेकिन मैं अपना कंवारापन खो चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि ये एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। शादी की पहली रात ही जब मेरे शौहर को मालूम होगा कि मैं कंवारापन भी ख़त्म कर चुकी हूँ, तो वो अगले रोज़ मुझे तलाक दे देंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं तलाक जैसे बहतान के साथ ज़िंदगी गुजारूँ। इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ और आपसे कुछ भी करके अपना कंवारापन मुझे वापस चाहिए, मुझे लौटा दें। मैं भी थोड़ा ठरकी किस्म का इंसान था। मुझे तो फौरन ही वो लड़की अपनी तरफ मुकम्मल तौर पर बहका चुकी थी और जब उसने मुझे ये बात बताई कि वो अपना कंवारापन खो चुकी है, तो मैं समझ चुका था कि मेरा काम यहाँ पर बन सकता है। अगर मैं इसका कंवारापन लौटा दूंगा तो इसके बदले में वो मुझे अपनी कुर्बत की कुछ लम्हे तो मैसर कर ही देगी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने फौरन ही इस बात में सर हिलाया और उसको यकीन दिलाते हुए कहने लगा, लड़की, तुम डरो मत और ना ही घबराओ, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं तुम्हारा हर हाल में इलाज करूंगा और तुम देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारा कंवारापन लौट आएगा और तुम्हारा शौहर तुम्हें किसी भी सूरत में तलाक नहीं देगा। वो लड़की ये बात सुनकर एकदम ही खुश हो गई थी और फौरन ही मेरे साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे उसकी आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कोई आकर मुझे इस हालत में देख लेगा तो यकीनन मेरी बहुत बदनामी होनी है। लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। इस मोहल्ले के अंदर मेरी बड़ी इज्जत थी। लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरे हाथ में बहुत शिफा भी थी। वो लड़की क्लिनिक के अंदर आ गई थी और एक जगह खामोशी से बैठ गई थी। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि उसने रात का वक्त मुंतखब किया था। वो एक खूबसूरत लड़की थी। उसको यहाँ आने से डर नहीं लग रहा था और वो किस चीज़ के लिए यहाँ आई थी और उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे यही चीज़ें ठटकने पर मजबूर कर रही थी। सच कहते हैं, मर्द और औरत अकेले हों तो इनके बीच तीसरा शैतान होता है और मुझ पर इस वक्त शैतान बुरी तरह हावी हो रहा था। मैं ये मौका जाने नहीं देना सकता था। मैं इस लड़की के साथ बैठ गया और इससे बातचीत करने लगा। मैं इससे पूछने लगा कि तुम्हारा ये कंवारापन किस वजह से गया है। वो कहने लगी, शादी से पहले मेरा एक आशिक था जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी और मैंने उसके साथ ताल्लुकात भी कायम कर लिए थे। लेकिन जब शादी का मौका आया तो उस नाहंजार शख्स ने मुझे शादी करने से मना कर दिया और मुझे बदचलन का ताना देकर छोड़ दिया और अचानक ही मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है और इन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया जिसको मेरे माँ बाप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सके, बल्कि रजामंदी जाहिर करके मेरी शादी इस इंसान के साथ तय कर दी। अब मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर उस शख्स को मालूम हो गया कि मेरा कंवारापन पहले ही जा चुका है तो वो शख्स मुझे तलाक देने में चंद भी सेकंड नहीं लगाएगा और मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो। वो लड़की निगाहें नीचे करके मुझे अपने बारे में तमाम बातें कर रही थी। मैं भी कुछ कहता कि वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा कंवारापन किस तरीके से ख़त्म हुआ है।
मेरी आंखें यकदम ही चमकी क्योंकि मुझे अपना काम अब मुकम्मल तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा था। मैंने बिल्कुल भी इस कहानी में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की थी। बस मैं तो अपने ही मौके की ताक में था। इस लड़की ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो मेरी जान निकलने के दर पर आ गई क्योंकि वो लड़की तो मेरे सामने कुछ और ही करने के ख़यालात में थी। वो लड़की अपना कपड़ा हटाते ही मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। वो लड़की मेरे साथ क्या कर गई थी, मुझे खुद मालूम नहीं था। जो उसके साथ ताल्लुकात कायम करना चाह रहा था मैं, उसके साथ अपनी गलत ख्वाहिशात को पूरा करना चाह रहा था। आज मुझे इन तमाम चीज़ों का जवाब अल्लाह ताला ने सूद समेत लौटा दिया था। वो लड़की कौन थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो कहाँ से आई थी, मैं ये भी नहीं जानता था और उसने आकर मेरी इज़्ज़त को दो कौड़ी का कर दिया था। इस लड़की का तो मैं इलाज तो करना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में चोट था। कहीं न कहीं मैं इसके साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता था। लेकिन अभी तक मैंने इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ वो कर दिया था जो मैं किसी को बताने के लायक भी नहीं रहा था। मेरी इज्जत जो इतने सालों में मैंने इस मोहल्ले के अंदर बनाई थी, वो तमाम चीजें खाक में मिल चुकी थी। सब लोगों के दिलों में सवाए मेरे लिए नफरत और कुछ नहीं बचा था। मैं जिन इज्जतदार लोगों के साथ उठता बैठता था, इन तक भी ये तमाम बातें पहुंचा दी गई थी। मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई थी और मैं कहीं भी किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। इस लड़की ने जैसे ही कपड़ा हटाया तो वह मुझसे कुछ कहती कि अचानक ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और मैं यकदम ही खौफजदा होकर इस मंजर को देखने लगा था। मैं जो इसकी बहुत पास होकर बैठकर इसकी तमाम बातें सुन रहा था, यकदम ही घबराकर अपनी जगह से उठा और दूर जाकर बैठ गया। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब था। वो लड़की तेज तेज आवाज में चीखें मार रही थी। मैं उसकी चीखों से इस कदर बौखला गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया। एक पल ही के लिए तो मुझे गुमान हुआ कि कहीं इसके अंदर जिन्नात तो नहीं है जो इतनी जोर से चीख रहे हैं। मैं डर के कोने में खड़ा हो गया। उसकी चीखें इतनी बुलंद थी कि आस पड़ोस के लोग फौरन ही मेरे क्लिनिक के अंदर भाग कर आए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ से एक औरत के चीखने की आवाजें आ रही हैं। उसके चीखने की वजह से जो मर्द मेरे क्लिनिक में दाखिल हुए थे, वो औरत फौरन ही इन मर्दों के पीछे जाकर छुप गई थी और रोते हुए कहने लगी कि ये आदमी मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। मैं तो यहाँ पर दवाई लेने के लिए आई थी, लेकिन ये आदमी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं अभी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल खामोशी से खड़ा था। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने लगा था। मेरे हाथ पांव खौफ से लरज रहे थे। मेरा वो जिस्म का रूं रूं कांप रहा था क्योंकि मैं जानता था कि लोगों की नज़र में मेरा किरदार बहुत अच्छा था, लेकिन ये औरत मुझे सब में गंदा करने पर तुली हुई थी। एक आदमी यकदम ही भड़कते हुए कहने लगा कि मैं तो पहले ही कहा था, इस खबीस इंसान को फौरन ही हमारे मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। इसकी नीयत हमारी औरतों पर ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी और आज देखो, एक मासूम बच्ची की इज्जत पर इस शख्स ने हाथ डालने की कोशिश की है। वो लड़की मजीद रोते हुए कहने लगी, इस इंसान ने मेरी इज्जत पर मुकम्मल तौर पर हाथ डाल दिया है और मुझे बर्बाद कर दिया है। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हफ्ते बाद मेरी शादी है और इस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। वो इस कदर रो रही थी कि मुझे अपना आप जमीन में गड़ता हुआ महसूस हो रहा था। एकदम एक आदमी जज्बाती होकर मेरी जानिब बढ़ा और उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं हड़बड़ा सा गया था। मैंने उसको खुद से छुड़वाने लगा, लेकिन वो काफी ताकतवर था, बल्कि अब तो उसके साथ 2-3 आदमी मजीद मिल गए थे और वो लोग एक साथ ही मुझे मारना शुरू कर चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसा क्या कर दिया है मैंने जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे दिल में इस लड़की के लिए गलत ख्यालात जरूर आए थे, लेकिन मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाया था। इन आदमियों ने मुझे पकड़कर मेरे क्लिनिक से धक्का देकर बाहर निकाला और मजीद गली के बीच में मुझे मारने लगे। लोग अपने घरों से मुझे झांक कर देख रहे थे कि अचानक ही ऐसा क्या हो गया, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। जब इस लड़की ने देखा कि मैं अधमुआ होकर मरने की दहलीज पर आ गया हूँ, तो वो फौरन ही हम लोगों के बीच में आकर कहने लगी कि बस इस आदमी को अब छोड़ दो। इसने मेरे साथ जो जुल्म किया है, इसकी सजा इसको हर हाल में मिलेगी। मैंने सोच लिया है कि मैं इससे निकाह करूंगी क्योंकि मुझसे अब कोई शादी नहीं करेगा। जबकि मैं यकदम ही भुना गया था। मैं इतनी मार खा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ में इतनी जान थी कि मैं इस लड़की का मुकाबला कर सकता था। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में पुकारते हुए कहने लगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसी नाहंजार औरत से शादी नहीं करूंगा। यह औरत अपने कंवारापन खत्म होने की वजह से मेरे पास आई थी ताकि मैं इसको इलाज कर सकूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह औरत मुझ पर ही इल्जाम तराशी करके मेरी ही इज्जत को दो कड़ी का करके रख देगी। मैं किसी सूरत भी इससे निकाह नहीं करूंगा। जबकि एक बुजुर्ग आदमी ने इस लड़की के सर पर हाथ रखा और एक बात फिर दरियाफ्त किया, बेटा तुम इस आदमी से निकाह करना चाहती हो? लड़की जोरों शोर से इस बात में सर हिलाकर कहने लगी, जी अंकल, मैं इस आदमी से निकाह करना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे शादी कोई नहीं करेगा। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरी एक हफ्ते बाद शादी थी, लेकिन अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ। आप लोगों से इल्तमास है कि मेरा निकाह इस आदमी से करवा दें ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए। वो लोग फौरन ही इस बात पर राजी हो गए और मेरी तरफ आकर कहने लगे, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो
तो इस लड़की से खामोशी से निकाह कर लो, नहीं तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तुम्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके मारेंगे और अगले रोज तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर देंगे। वो लोग सीधा सीधा मुझे धमकी दे रहे थे। मैंने भी सीना तान कर कहा, जो तुम लोगों को उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है और मैं किसी तौर पर भी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। उसने मुझे बर्बाद करने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनमें से एक ने मेरे गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, तुम चाहते हो कि तुम्हें मौत की आगोश में पहुंचा दिया जाए? तो ऐसा ही सही। इसने एक पैंट में छुपी बंदूक निकालकर मेरे सर पर रखी थी और कहने लगा, तुम्हें हर हाल में शादी करनी होगी। अगर तुमने आज इस बच्ची से निकाह नहीं किया तो यकीन जानो ये गोलियां मैं तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। वहां मौजूद तमाम लोग भी मुझसे ज्यादा जज्बाती हो रहे थे। मैं समझ चुका था मेरे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। मैंने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था और थोड़ी ही देर में इस लड़की से मेरा निकाह करवा दिया गया था, जबकि वो लड़की निकाह होते ही वहां से जा चुकी थी और मैं सर पकड़कर वहां बैठा हुआ था कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बिल्कुल ठीक तरीके से अपने घर को लौट रहा था और अब मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि मैं इस औरत के साथ अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारूंगा। मैंने खुद को मजबूत किया और अपने मंसूबे के तहत क्लिनिक को बंद करके बाहर अपने घर की जानिब रवाना हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने किसी भी चीज़ की तस्दीक नहीं की, बल्कि रात ही रात में वहां से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया और मैंने इस बात की खबर तक किसी को होने नहीं दी थी। मैं अब किसी और जगह पर आके अपना क्लिनिक शुरू करने वाला था। मेरा इरादा तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन दूसरी जगह पर क्लिनिक करने का जब मुझे इतना बड़ा मौका मुयस्सर आ रहा था तो मैंने फौरन ही खुद को वक्त के धारे पर छोड़कर वहां से हिजरत इख्तियार कर ली थी। मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या हुआ था। वो लड़की दोबारा आई होगी या नहीं, बस मैं अब अपने आप को किसी भी मुश्किल में पड़ने नहीं देना चाहता था। इस वजह से मैं बहुत दूर आ गया था। वक्त का काम है गुजर जाना और वो अपनी रफ्तार से ही गुजरा जाता है। जिस मोहल्ले में आकर अपना क्लिनिक खोल चुका था मैं, वहाँ के लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सब लोग मेरे साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आते थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद मुझे एक नसीहत हो गई थी कि कभी किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करना है, ना ही उसको इतना इख्तियार देना है कि वो मेरी ज़िंदगी को उलट कर रख दे। मैं रात के 10 बजे के बाद अपना क्लिनिक बंद कर देता था ताकि कोई भी मुझ पर ऐसे गलत इल्ज़ाम तराशी ना कर सकते। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे निकाह पर मौजूद लड़की वो अक्सर मेरे ख्याल में आती थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करके गई थी। मेरे इतने सालों की इज्जत को मिट्टी में क्यों मिलाकर गई थी। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ था, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहता है। इस वजह से मैं खुद को दिलासा देकर मजबूत कर लेता था। मेरी उम्र अब तकरीबन 36 साल के करीब हो गई थी। मेरे घर के करीब जो मेरे पड़ोसी थे उनसे मेरी वाबस्तगी बहुत अच्छी थी। वो लोग बहुत ही अच्छी जहनीत के मालिक थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, जबकि उसकी बीवी भी मुझसे बहुत मुतासिर थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने तहैया कर लिया था कि वो दोनों मेरी शादी करवाएंगे और इस सिलसिले में इन दोनों ने मुझसे जब बात की तो मैंने मुस्कुराकर इनको इनकार कर दिया। मैंने जवाब दे दिया कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता हूँ और अभी मैं शादी के जैसे झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वो दोनों बज़िद थे कि मेरी शादी वो हर हाल में करवाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों ने बार बार मुझको राजी करने की कोशिश की तो मैंने इन लोगों पर ही छोड़ दिया कि आप लोग जिस भी लड़की पर हाथ रखेंगे मैं शादी कर लूंगा। क्योंकि जब मैं इस जगह पर आया था तो मैं बिल्कुल नया था और इन दोनों मियाँ बीवी ने ही मेरा साथ दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रह पा रहा था। वो कहने लगे कि हमारे नज़र में एक लड़की है जो दिखने में बहुत हसीन और खूबसूरत है, लेकिन इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है और वो लड़की ही वहाँ पर रहती है। अगर तुम देखना चाहो तो हम तुम्हारी मुलाकात इस लड़की से करवा देते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यार क्या देखना, जब ये लोग बोल रहे हैं कि दिखने में हसीन है और अच्छी सीरत के मालिक है तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने इन दोनों को यकीन दिलाया कि आप लोग जिस भी लड़की को पसंद करेंगे मुझे वो लड़की मंजूर होगी। और देखते ही देखते एक महीने के अंदर अंदर इन दोनों मियाँ बीवी ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से उस लड़की से करवा दी। मैंने अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर गया और मैंने उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वही क्लिनिक वाली लड़की बैठी हुई थी जिसने कुछ साल पहले मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। मुझे बर्बाद करने में इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इससे किसी अछूत की तरह दूर हुआ था, जैसे अगर मैं इसे छूता तो मुझे कोई बीमारी लाक हो जाती। जबकि मेरे इस तरीके से दूर होने पर वो लड़की एकदम ही घबरा गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और भुना कर उसकी जानिब देखते हुए तेज आवाज में कहने लगा, यानी मेरी शादी एक बार फिर तुमसे हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी से सजाने की? जबकि वो लड़की कांप रही थी खौफ के मारे, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
میں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، پہلے تو میں بے بس ہو گیا تھا اور اپنی موت کی ڈر کی وجہ سے تم جیسی لڑکی کو اپنا لیا تھا، لیکن اب میں بالکل بھی بے بس نہیں ہوں۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دوں گا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ میں تم جیسی ناہنجار عورت کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں گزار سکتا۔ جبکہ میں یہ بول کر جیسے ہی باہر جانے لگا تو اس لڑکی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو اور میرا یقین کرو، میں نے تم پر بہتان لگایا تھا جو مکمل طور پر صاف کر دیا ہے۔ یقین مانو تمہارے جاتے ہی میں خود بھی ضمیر کے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے اپنا آپ بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے محلہ چھوڑ دینے کے بعد میں نے فوراً ہی سب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر سچائی بتا دی تھی کہ میں وہاں پر خود علاج کروانے کے بہانے آئی تھی اور تمہیں بدنام کر دیا تھا۔ لیکن یقین مانو میں نے یہ سب کام صرف پیسوں کی وجہ سے کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کیا بول رہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر بولا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے بدنام کر کے تمہیں کیا حاصل ہونا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ ایک روز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے آفر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں بدنام کر دوں گی تو وہ مجھے بہت بھاری رقم سے نوازے گا۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی فوراً پوچھا، کون آدمی تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ کہنے لگی، اس کا نام شاہ نواز تھا۔ پھر وہ کہتا تھا کہ اس سے تمہاری کوئی دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں بدنام لوگوں میں کرنا چاہتا ہے۔ میں چپ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر کون ہے یہ شاہ نواز جو میری زندگی کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ یکدم ہی میرے دماغ پر ایک پرچھائی آئی۔ شاہ نواز میرے چچا کا بیٹا تھا، لیکن ہمیشہ ہی مجھ سے کمتر رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ جیلسی فیل کرتا تھا، اور اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک خاندان کے ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے۔ لڑکی مزید کہنے لگی، میں یہ کام تو کر چکی تھی لیکن مجھے اپنا آپ زمین میں دھستا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے محلے والوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی تمام رودات سنا دی تھی، اور جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو بہت گالیاں دی تھی اور ہم دونوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، جبکہ میں نے تمہیں بہت تلاشا لیکن تم ہمیں کہیں بھی نہیں ملے۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہوں۔ مجھے نہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کا بہت اچھے سے احساس ہو گیا تھا، جبکہ میں ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ وہ مزید کہنے لگی، اگر تم مجھے طلاق دے دو گے تو میری بوڑھی ماں ہے، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گی اور مر جائے گی۔ تم مجھے طلاق نہ دو، میں خاموشی سے تمہارے گھر میں رہ کر تمہاری خدمت کر لیا کروں گی، لیکن اللہ کے واسطے مجھے اپنی زندگی سے علیحدہ نہ کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں خاموشی سے اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا اور وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ لڑکی دھیرے دھیرے میرے گھر میں جگہ بناتی جا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ جب بھی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی میں اسے جھڑک کر دور کر دیتا، لیکن تھا تو میں بھی ایک مرد ہی نہ، اور کب تک اپنی بیوی سے غافل رہتا۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی تو تھی۔ اس نے چند ہی دنوں میں میرے خاموش گھر کو اپنے وجود سے مہکا دیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں مجھے خود کی جانب مائل کر لیا تھا۔ میں نے اپنی نیک سیرتی کی وجہ سے میرے گھر کو اس نے چند ہی دنوں میں جنت بنا دیا تھا۔ میں اپنا ماضی بھول کر اپنے آج کی جانب اب بڑھ گیا تھا۔